तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास बिजनेस स्टडी का। ठीक है, जैसे कि कल हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो फर्स्ट क्लास में मेनली हम लोग जो देखे थे वो था फंडामेंटल ऑफ। सबसे पहले हम लोग जो देखे थे उसमें ये था, फर्स्ट चैप्टर क्या था, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसमें हम लोग कल जो कवर किए थे वो चार दोस्त का कहानी, जो अपने कॉमन दोस्त के यहाँ पे गया था, वो उसका कहानी कंप्लीट हुआ था। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को दो भागों में इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया था। एक हिस्ट्री ऑफ द एशियन ट्रेड और सेकेंड था आपका डील विद द कॉन्सेप्ट एंड नेचर। ये कंप्लीट हुआ था हम लोग का। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कंप्लीट किए थे कि हम एशियन टाइम में हम लोग का बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे हम लोग करते थे। इंडिजीनियस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, अपना बैंकिंग सिस्टम क्या था, कैसे काम करता था, ये चीज़ कंप्लीट किए। टाइप ऑफ हुंडई और हुंडई को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया था, इसको इसको हम लोग स्टडी किए थे। और साथ ही साथ हम लोग कौन सा हुंडई का क्या क्या काम है उस चीज़ का हम लोग अध्ययन किए थे। तो अब आगे जाके हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं राइज ऑफ इंटरमीडियरी। ठीक है, राइज ऑफ इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थों का उदय। ठीक है, मध्यस्थों मतलब होता है कि इंटरमीडियरी मतलब बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच। ठीक है, बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में कोई एक इंटरमीडियरी रहता है, उसका क्या रोल है क्या नहीं है, इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कल जहाँ से एंड किए तो वहाँ से। इंटरमीडियरी प्ले ए प्रोमिनेंट रोल in the promotion of the trade. They provide considerable finance. They provide considerable financial security to the manufacturer by assuming responsibility for the risks involved, especially in the foreign trade. It comprises commission agents, broker, and distributor, both for the wholesale and retail goods, and expanding trade through through in huge amount of the silver bullions into Asian and large share of that bullions gravitated toward India. Institutions of the Jagat state also developed and exercised great influence during the Mughal period and the days of East India Company. Bankers began to act as trustee and executor of endowment. Foreign trade was financed by the loan. However, the rate of interest for long mortgages was kept high in view of the huge risk involved. The emergency of credit transactions and ability of the loan and advance enhance commercially operations. The Indian subcontinent enjoy the fruits and favorable balance of trade, where export exceeds the import with the large margin, and the indigenous banking system benefited the manufacturer, traders, and merchants with the additional capital funded for expanding and development commercial and industrial commercial and industrial and agricultural बैंक टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या क्या रोल था, क्या करता था। ठीक है, जो राइज ऑफ द इंटरमीडियरी। तो जब हम लोग का प्राचीन भारत में व्यापार का जो विकास में मध्यस्थ जो इंटरमीडियरी का महत्वपूर्ण भूमिका था, वो क्या करता था, व्यापारियों और उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करते थे तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते थे। व्यापार का विस्तार के साथ भारत की बड़ी मात्रा में सोना और चांदी आने लगी। जैसे ही भारत में व्यापार स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे क्या होता, सोना और चांदी आने लगा था। उससे क्या हुआ था, व्यापार और अधिक मजबूत हो गया था। तो इंटरमीडियरी का क्या काम था, इंटरमीडियरी का जो पहला काम था वो क्या करता, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या था, वो व्यापारियों को उत्पादकों और आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। ठीक ठीक है, तथा व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते थे। और जब हमारे यहाँ व्यापार का विस्तार हुआ तो बहुत बड़े मात्रा में क्या हुआ था, सोना चांदी
आने लगा। इससे क्या हुआ, व्यापार और अधिक मजबूत हुआ। मुगल काल मुगल काल में जगत सेठ नामक बैंकर्स और साहूकार बहुत प्रभावशाली थे। वो व्यापारियों को ऋण प्रदान करते थे और बड़े व्यापारियों को लेन देन में सहायता करते थे, जैसे कि गारंटी, मतलब गारंटी के रूप में प्रोवाइड करते थे। ठीक है। विदेश विदेशी व्यापार में जोखिम अधिक होने के कारण व्यापारियों को अक्सर लीन अक्सर क्या होता था, लोन लेना पड़ता था। और लोन और एडवांस धन का जो उपलब्ध उपलब्ध जो था, वो भी क्या हुआ था, धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने में सुविधा हो गया था। जब हमारा बिजनेस हमारा बड़ा होने लगा था, तो फिर क्या हुआ था, लोगों को, व्यापारियों को क्या चाहिए था, लोन चाहिए था और एडवांस चाहिए था, जिससे कि हमारा व्यापार क्या हुआ था, और विकसित हो गया था। और अपना स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने व्यापारियों और निर्माताओं और किसानों को पूंजी उपलब्ध कराकर व्यापार, उद्योग और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मतलब इंटरमीडियरी का मतलब जो हुआ था कि वो जब भी जरूरत पड़ा, मतलब चाहे वो मैन्युफैक्चरर को जरूरत पड़ा, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट को जरूरत पड़ा, चाहे वो इंडस्ट्रीज को, मतलब चाहे उसको आप बोलते कृषक को जरूरत पड़ा, या तो फिर बोल सकते हैं जो उत्पाद कर रहा है या तो व्यापार चला रहा है, जब भी जिसको उसको चाहे एडवांस चाहिए, चाहे लोन चाहिए, चाहे गारंटी चाहिए, वो उसको इंटरमीडियरी ने उसको प्रोवाइड किया। जिससे क्या हुआ कि हमारा बिजनेस दिनों दिन बढ़ते चला गया। तो कहीं ना कहीं इंटरमीडियरी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारा, मतलब एशियन टाइम में, जिससे कि हमारा बिजनेस और अधिक डेवलप हुआ। आप देखते हैं कि हम लोग उस टाइम का ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिस्टम था। ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर इन एशियन टाइम। ट्रेड वाज मेंटेन बाय बोथ लैंड एंड सी land and sea. Roads as a means of communication had assumed key importance in the entire process of growth, particularly of the inland trade and for the trade over the land. The northern roadways route is believed to have structure organized for the Bengal to Takshila. There were also traded routes in south is south spreading east and west. Trade route were structured wide and suitable for speed and safety. ठीक है। Martin trades was also another was another important branch of global trade network. Malabar coast, on which Mujiris is situated, has a long history in international maritime trade going back to the era of the Roman Empire. Paper was particularly valued in the Roman Empire and was known as a black gold for the century. It remained the reason for rivalry and conflict between various empire and trade power to the the roots domestic routes for this trade. It was in the search for the alternative route to India for the spice that led to discover of America by Colombo in closing year of 15th century, and also brought Vasco da Gama to south Malabar in 1948. Calicut was uh, such a bustling impor- emporium that it was even visited by Chinese ships to acquire items like frankincense, thick ma- myrrh from the Middle East, as well as a paper diamond, pearls, and cottons from India. On a Coromandel's coast, Pulicat was a major port in 17th century. Textile were the principal export from the Pulicat to Southern Asia. इसको मेनली जब हम लोग ये देखते हैं कि एशियन टाइम में
जब अभी जो ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था था वो क्या था, रोड था, समुद्र था, रेल था, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे? तो प्राचीन काल में भारत क्या था, भारत में व्यापार मुख्य रूप से स्थल मार्ग मतलब लैंड रूट तथा समुद्री मार्ग सी रूट के द्वारा किया जाता था। उत्तरी व्यापार जो था उत्तरी व्यापारिक मार्ग बंगाल के तक्षशिला तक फैला हुआ था। बाद में यह मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मार्ग ने भारत के एशिया और यूरोप दोनों देशों से जोड़ दिया गया। समुद्री व्यापार भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण माध्यम था। भारत के बंदरगाह से मसाला, वस्त्र और अन्य वस्तुएं विभिन्न देशों में भेजे जाने लगा था। ठीक है। रोमन साम्राज्य के समय भारत की काली मिर्च बहुत प्रसिद्ध थी और इसकी अधिक मांग के कारण इसे ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहने लगा। मतलब जो हम लोग का जो जो मिर्चाई था, काला मिर्चाई, ठीक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसको कि उस टाइम ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा था। ठीक है। भारत के मसालों और अन्य व्यापारिक वस्तुएं की प्रसिद्धि के कारण यूरोप देशों ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजना शुरू किया था। मतलब जब हम लोग का जो मसाला था इतना ज़्यादा फेमस था कि जो अ, वो लोग क्या किया था कि भारत कैसे मतलब पहुंचना है, कैसे भारत तक खोज करने के लिए वास्को डी गामा निकला था। ठीक है। तो क्या हुआ था कि उसी टाइम क्या हुआ था, भारत के मसालों और व्यापारियों वस्तुओं के प्रसिद्धि के बहुत हुआ था और भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजना से इसी का प्रयास करते करते वास्को डी गामा ने 1448 ईस्वी में भारत के मालाबार तट तक मतलब कालीकट पहुंच गए। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में पुलिकट भारत का एक प्रमुख बंदरगाह बन गया था, जहां से क्या था, वस्तुओं का मतलब आयात निर्यात किया जाता था। और उसी केस में क्या हुआ था, अमेरिका का भी जब इंडिया का खोज कर रहा था तो वास्को डी गामा ने 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, कोलंबस ने 15वीं सेंचुरी के में क्या था, अमेरिका का खोज किया हुआ था। ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं इसको हम समझते हैं कि प्राचीन भारत में मध्यस्थ बैंकिंग व्यवस्था और परिवहन के संसाधनों से व्यापार का विकसित महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मध्यस्थ जो था वो बहुत अधिक जो था विकास करने में अपना भूमिका निभाया। ठीक है। स्थल और समुद्र मार्ग के कारण भारत का विश्व व्यापार अनेक देशों तक पहुंचा और इससे आर्थिक रूप से समृद्धि मिल गई। ठीक है। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग का जो उस टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो कैसे किया जाता था। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या था हम लोग का उस टाइम भी, जो मसाला था मतलब जो पेपर था मतलब ब्लैक पेपर, ब्लैक उसको पेपर मतलब जो काली मिर्च था उसको क्या बोलता था, ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रचलित किया था। उसी का खोज करने के लिए जब वो लोग इंडिया का खोज करने के लिए आया था, उसी बीच में कोलंबस ने 15वीं सेंचुरी में अमेरिका का खोज कर दिया, फिर वो लोग इंडिया पहुंचा खोज के। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेंथ मतलब व्यापारिक समुदाय का एक क्या होता है कि सशक्त होना, मतलब कौन सा व्यापारी कहाँ पे सशक्त था, उसका क्या मतलब भूमिका था, ये सब चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। अभी अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होगा फिर आपको आने वाले चैप्टर में और आने वाले मतलब टाइम में आपको पूरा, अब हम लोग जब करंट पढ़ेंगे तो हमको और ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं था कि अगर पिछले हम लोग व्यापार करते थे, व्यापार मतलब हम लोग एशियन टाइम में करते थे, तो क्या हम लोग का उस टाइम ट्रेडिंग था कि नहीं, उस टाइम बैंकिंग था नहीं, ये सब सारा चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो उस टाइम में कौन सा कम्युनिटी बिजनेस करता था, कौन सा कम्युनिटी क्या करता था, वो सब चीज़ भी इसमें दिया गया, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटी डोमिनेट द ट्रेड। पंजाबी एंड पंजाबी एंड मुल्तानी merchant handled business in the northern region, while बोलते the Bhat managed the trade in east of the Gujarat and Rajasthan. In western India, these group were called Mahajan. ठीक है। Chat is
Chut is where important trade from the southern in urban center such as Ahmedabad, Ahmedabad and the Mahajan community collectively represent बोलते हैं कि they are the chief called Nagar Seth. Other urban groups include professional class such as हकीम and वेद, physician, ठीक है, वकील, lawyer, पंडित and मुल्ला, टीचर हुआ करता था, पेंटर्स, म्यूजिशियन एंड कोरियोग्राफर्स। मतलब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग व्यापारिक समुदाय व्यापार को नियंत्रण करते थे। मतलब जो उस टाइम भी जो था, जो इंडिया का रीजन वो अलग अलग समुदाय के द्वारा व्यापार का नियंत्रण करता था। पंजाबी और मुल्तानी व्यापारी जो था उत्तरी भारत में व्यापार करते थे। पंजाबी और मुल्तानी क्या करते थे, उत्तरी भारत में व्यापार करते थे। भट्ट क्या करते थे, गुजरात और राजस्थान में व्यापार का संचालन करते थे। भट्ट क्या करते थे, गुजरात और राजस्थान में व्यापार का संचालन करते थे। दक्षिण भारत में चेटियार प्रमुख व्यापारी था, ठीक है, दक्षिण भारत में चेटियार था। अहमदाबाद जैसे शहरों में महाजन व्यापारी समुदाय बहुत प्रभावशाली था। अहमदाबाद में महाजन व्यापारी समुदाय बहुत ही अधिक प्रभावशाली था। महाजन समुदाय का प्रमुख को नगर सेठ कहा जाता था। जो भी था नगर सेठ किसको बोलते थे, महाजन समुदाय का जो प्रमुख होता था, जिसको हम लोग उसको उस टाइम हम लोग क्या बोलते थे, नगर सेठ कहते थे। इन व्यापारिक समुदाय ने व्यापार के विकास और सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि मर्चेंट का क्या कॉपरेशन था। मर्चेंट कॉपरेशन, ठीक है, व्यापारिक का क्या मतलब, जिसे बोलते हैं ना हम लोग व्यापारिक निगम। जैसे अभी अभी जैसे अभी बोल सकते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, उस टाइम भी चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरह था। ठीक है, मर्चेंट का कॉपरेशन, ठीक है। द मर्चेंट कम्युनिटी ऑल्सो ड्राइव द पावर एंड प्रेस्टिजियस फ्रॉम द goods which were autonomous corporation formed to protect and interest of the trade. These cooperation these cooperation organize these cooperation organized on formal basis framed their own rule of membership and professional code of conduct, which even kings were supported to accept and respect. Trade and industries, taxes were also a major source of revenue. ठीक है, trade had to pay octroi duty that were levied on most of the important article at a varying rate. They were paid either in cash or kind. Custom duty vary according to the commodity. Tariff vary from provident to provenance to province, and the ferry tax was another source of income generations. It had to paid for the passenger goods, cattle and carts. The rights to receive the labor taxes was usually transferred to the local bodies. उस टाइम भी टैक्सेस का व्यवस्था था, उस टाइम भी कस्टम था, ठीक है ना। और द guild chief deal directly with the king of the tax collected and the settle the market toll on behalf of its yellow merchant at a fixed sum of money, and the gold merchant also act as a custodian of the religious interest, and they undertook the task of the building temples and make donation for living. A corporation's tax on the members and the commercial activities thus enables big merchant to gain power of in society। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्या, हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि व्यापार व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए जो
गिल्ड या व्यापारिक संगठन बनाए थे। ये संगठन अपने नियम स्वयं बनाते थे, सदस्य के आचरण और व्यापारिक व्यवहार को नियंत्रण करता था, व्यापारिक के हितों की रक्षा करती थी, और यह संगठन इतना प्रभावशाली था कि राजा भी इसके नियमों का सम्मान करते थे। ठीक है। और इसमें जो टैक्सेस था, व्यापारी को विभिन्न प्रकार का कर देना पड़ता था, जैसे ट्रेड टैक्स, इंडस्ट्री टैक्स, ऑक्ट्री ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फेरी टैक्स। ये राज्य ये राज्य क्या करते थे, ये कर जो होता था, ये कर राज्य के मुख्य आय का स्रोत था। ठीक है। और क्या करता था इसमें, ये मुख्य मुख्य स्रोत था। ठीक है। एंड द गाइडेड चीफ्स डील डायरेक्टली विद द किंग्स ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एंड द सेटल्स। और जो गाइडर जो चीफ होता था, मतलब हम लोग का जो इसमें जो मर्चेंट का जो कम्युनिटी का जो चीफ था, वो डायरेक्ट बोलता है कि राजा से, मतलब टैक्स का कलेक्शन बोलता है, एंड सेटलमेंट सेटलमेंट करता था, एंड द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट। जो इसका मर्चेंट का जो भी था, मतलब जितना भी मर्चेंट था उसके बिहाफ में वो करते थे एट ए फिक्स सम्स ऑफ मनी, उसका मनी को उसको फिक्स कर देता था कि इतना रुपया देना है, ऐसे करना है। ठीक है। द गिल्ड मर्चेंट ऑल्सो एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द रिलीजियस इंटरेस्ट। मतलब जो रिलीजियस का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसका भी वो क्या करता था, ध्यान में रखता था कि कैसे करना नहीं करना। दे अंडरटुक द टास्क बिल्ड टेम्पल एंड मेड डोनेशन फॉर लेविंग द कॉर्पोरेट टैक्स इन दियर मेंबर्स। मतलब वो क्या करता था, उससे वो लोग क्या करता, मंदिर उंदिर का भी निर्माण करता, उसके लिए भी वो लोग चंदा एकत्रित करते थे। एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज इनेबल ए बिग मर्चेंट गेन पावर इन सोसाइटी। जिससे क्या होता कि उसे एक और ज्यादा पावर मिल गया हमारा समाज में, कि कैसे मतलब व्यवसाय को बढ़ाना है, नहीं करना, मतलब आगे करना है। ठीक है ना। इसलिए उस टाइम भी जिस तरह अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उस टाइम भी मर्चेंट कॉपरेशन था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेजर ट्रेड सेंटर। There were all kinds of towns, port towns, manufacturer towns, merchant towns, mercantile towns, sacred center, and pilgrimage towns. Their existence in the index of prosperity of merchant community and professional classes. The following were the leading trade सेंटर इन द एशियंट। इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग का जो बिजनेस करने के लिए बहुत सारा क्या था, मेजर ट्रेड सेंटर था। ठीक है ना। बहुत सारा क्या था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो बहुत व्यापारिक केंद्र था। इसमें क्या करता था, प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के नगर थे। बंदरगाह था, नगर, जिसको कि हम लोग पोर्ट टाउन बोलते हैं। विनिर्माण नगर, मैन्युफैक्चरिंग टाउन बोलते हैं। व्यापारिक नगर, मर्चेंट टाउन बोलते हैं। धार्मिक तथा तीर्थ, और जिसको कहते हैं पिलग्रिमेज टाउन। इन नगरों से व्यापार की आर्थिक गतिविधियां का संचालन होता था। तो उसमें पड़ा था पाटलिपुत्रा, known as a Patna today. It it was not only commercial town but also the major center of the export of stone। ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको, पटना बोलते हैं। वर्तमान में पाटलिपुत्रा को पटना बोलते हैं। व्यापार व्यापार और पत्थर के निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र था। ठीक है। पाटलिपुत्रा के बारे में हम लोग जाने। दूसरा जानते हैं हम लोग पेशावर। ठीक है। इट was also important exporting center for wool and for the import of horses. It had a huge share in commercial transactions between India, China and Rome in first century आइड्स। जो था पेशावर था, वो क्या था, ऊन के निर्यात का प्रमुख केंद्र था। घोड़ा के आयात का प्रमुख केंद्र था, मतलब निर्यात करता था ऊन का, घोड़ा को आयात करता था। भारत, चीन और रोम के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है। तो हम लोग पेशावर के बारे में समझ गए। तीसरा समझते हैं हम लोग तक्षशिला। इट सर्व ए मेजर सेंटर ऑन
on the important land routes between the India and Central Asia. It was also city of financial and commercial banks. The city occupied an important place as a Buddhism center, learning of famous Taxila University forced here. ठीक है, तो भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। ठीक है, वित्तीय और व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ पे बैंकिंग और व्यापार का काफी विकास हुआ। यहाँ पे क्या होता है, बैंकिंग का विकास हुआ था। अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, प्राचीन में भी विभिन्न व्यापारिक समुदाय, व्यापारिक संगठन और प्रमुख व्यापारिक केंद्र ने व्यापार और वाणिज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कारण क्या हुआ था, भारत विश्व के प्रमुख व्यापारिक देश में शामिल हो गया था। व्यापारिक समुदाय गिल्ड का जो प्रमुख था व्यापारिक केंद्र में प्राचीन भारत और व्यापारिक को मजबूत और समृद्ध बनाया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। प्राचीन भारत में कई बड़े व्यापारिक केंद्र थे जहां से देश और विदेश के साथ साथ व्यापार किया जाता था, और ये नगर व्यापार, उद्योग और सांस्कृतिक के प्रमुख केंद्र थे। इसमें अब हम लोग देखते हैं इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ क्या होता है, इट इट वाज द कॉमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड वेयर मोस्ट रूट लीडिंग टू द ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कन्वेयर। ठीक है, इंद्रप्रस्थ यह राजमार्ग रॉयल रोड पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग यहाँ से मिलते थे। मतलब इंद्रप्रस्थ क्या था, चारों दिशा को जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, इसलिए इसका भी बहुत ज्यादा उस टाइम इम्पोर्टेंट था। पचमा में था मथुरा। इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ द ट्रेड एंड पीपल हेयर substance of the commerce. Many routes from the South India touch मथुरा एंड भुज। यह व्यापार का बड़ा केंद्र था। दक्षिण भारत से आने वाले कई व्यापारिक मार्ग मथुरा और भुज से होकर गुजरते थे। मथुरा व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, छठा में चलते हैं, वाराणसी। It was well placed as it is lay both Gangestic routes and on the highway that link with the east. Northern with the east, it grew as a major center of textile industry and became famous for beautiful, beautiful gold silk cloth and sandalwood sandalwood workmanship. It had link with the तक्षशिला एंड भुज। ठीक है, यह क्या था, बनारस के बारे में हम लोग क्या समझते हैं, यह गंगा मार्ग और उत्तरी पूर्व को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। सोना, रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। बनारस क्या था, वस्त्र उद्योग, रेशम और रेशम कपड़ों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, सातवां में चलते हैं हम लोग, मिथिला। द ट्रेड ऑफ द मिथिला crossed the sea by boat uh, through the Bay of Bengal, its South China Sea, and the trade at port on Iceland of Java, Sumatra, and Brunei. Mithali established trading colonies in the southern China, especially in यमुना। ठीक है, तो हम लोग क्या समझते हैं मिथिला के बारे में, मिथिला के व्यापारिक समुद्री मार्ग में चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। जवा, सुमात्रा और बोर्नियो तथा
बोर्नियो तक व्यापारिक संबंध था। जावा, सुमात्रा और बोर्नियो तक व्यापारिक समुद्र था व्यापारिक संबंध था यहाँ पे। मतलब मिथिला क्या था, समुद्र व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। ठीक है, जहाँ जिससे क्या था, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो पे हम लोग का वहाँ पे संबंध था। ठीक है, आठवां में चलते हैं हम लोग उज्जैन में। ठीक है, आठवां की ओर चलते हैं हम लोग उज्जैन में। उज्जैन के बारे में हम लोग समझते हैं। उज्जैन के बारे में हम लोग क्या देख रहे थे। उज्जैन आगे Kerala Muslim and Malaysian clothes were exported from the Ujjain to the different center. It also had the trade relation through the land routes with the तक्षशिला एंड पेशावर। मतलब यहाँ क्या था, यहाँ से बहुमूल्य पत्थर और कपड़े का निर्यात किया जाता था। तक्षशिला और पेशावर से व्यापारिक संबंध था। उज्जैन मेनली के किसके लिए था, रत्न और वस्त्र निर्माण के लिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं नौ के लिए। 9 नंबर में सूरत। इट वॉज द एम्पोरियम ऑफ द वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टेक्सटाइल ऑफ द सूरत वेयर फेमस फॉर देयर गोल्ड borders. It noteworthy that Surat Hundais was honors in far of marketing of Egypt and Iran। ठीक है, मुगल मुगल काल में पश्चिम व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। मुगल काल में क्या था, पश्चिम व्यापार जो भी था वो बहुत बड़ा केंद्र था। सूरत के वस्त्र या जरी जो था, जो गोल्ड बोर्डर बोलते उसको उसको जरी भी बोलते। जरी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। सूरत की जो हुंडी विदेशी में स्वीकृत की जाती थी। सूरत क्या था, मुगल काल का प्रमुख व्यापारिक नगर था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कांची। कांची टुडे नोन एज द कांचीपुरम। इट वाज हियर दैट द चाइनीज यूज्ड टू कम इन ए फॉरेन शिप टू परचेज pills, glasses, reeds, stones, and return they sold gold and the silk। ठीक है, आज इसे कांची को कांचीपुरम के नाम से जाते हैं। जो चीनी व्यापारी यहाँ मोती, कांच और बहुमूल्य पत्थर खरीदने के लिए आते थे, बदले में सोने और रेशम बेचते थे। द कांचीपुरम जो था चीन के स्थान जो था, चीन के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, 11 में हम लोग चलते हैं मदुरई। मदुरई इट वाज द कैपिटल ऑफ पांडेज हु कंट्रोल द हिल्स fisheries of the Gulf Mannar, and it attract the foreign merchants, particularly the Romans, for the carry out overseas the trade। ठीक है, इस क्या था, पांड्य राज्यों की राजधानी था मदुरई। पांड्य राज्यों की जो पांड्य की जो राजधानी था उसका क्या था, मदुरई था। मदुरई की राजधानी पांड्य राजधानी राज्यों का राजधानी था। ठीक है, मोती व्यापार के प्रमुख प्रमुख प्रसिद्ध धातु था। रोमन व्यापारी यहाँ व्यापार करते थे। मोती जो था व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और 12 नंबर में हम लोग चलते हैं बुच। ठीक है, इट वाज द ग्रेटेस्ट सी ऑफ द कॉमर्स इन द वेस्टर्न इंडिया। इट वाज सिचुएटेड ऑन बैंक of the river Narmada and was linked with all important mark for the roadways। ठीक है, पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का केंद्र था। नर्मदा नदी के किनारे स्थित था बुच। और क्या था, बुच था पश्चिम भारत का समुद्री व्यापार केंद्र था। ठीक है, कावेरी पट्टम कावेरी पट्टनम 13 नंबर में, also known as the Kaviripatnam, it was scientific in its construction as a city and provide loading, unloading, and strong facility of the merchandise, foreign trade, and their headquarters in these cities।
It was the convenience place for the trade with the Malaysia, Indonesia, China, and the Far East. It was the center of the trade for perfume, cosmetic, skin, sensed, silks, wools, cottons, corals, pearls, golds, and precious stones, as- and also for the ships building. ठीक है। विदेशी व्यापार का क्या था? कावेरी कावेरीपट्टनम था, विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ व्यापार होता था। इन इसे क्या बोलते थे? रेशम, कपास, मोती और बहुमूल्य पत्थरों के का व्यापार होता था। कावेरीपट्टनम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तम्रलिप्तम। तम्रलिप्ति तम्रलिप्ति इट was one of the greatest port connected both by the sea and land. With west and far east, it also it also linked by road to the बनारस एंड तक्षशिला। ठीक है। यह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था जो पूरब और पश्चिम देशों से व्यापार होता था। सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला से जुड़ा हुआ था। तक्षशिला क्या था? तक्षशिला से जुड़ा हुआ था। और तम्रलिप्ति जो था प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अब हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देख लिए कि कौन कौन उस टाइम में भी जो मतलब एशियन टाइम में कौन कौन जगह पे क्या क्या होता था, कहाँ पे क्या होता था, ये सब सारा चीज हम लोग देख लिए थे। मतलब पटना में क्या होता था, पेशेवर में क्या था, तक्षशिला में क्या था, इस्पात में क्या था, मथुरा में, वाराणसी में क्या था, ये सब चीज हम लोग सारा का एक एक करके हम लोग देख लिया। अब उस टाइम हम लोग देखते हैं कि मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट उस टाइम हम लोग का कौन कौन सा ज्यादा चीज इम्पोर्ट होता था, कौन कौन सा चीज एक्सपोर्ट? कंसिस्ट ऑफ द स्पाइस, व्हीट, शुगर, इन ओपियम, सीमेंट्स, ऑयल, कॉटन, सिल्क्स, लाइव एनिमल प्रोडक्ट्स, हेड्री, स्किन्स, फूड्स, टोटरीज, शिप्स, पिल्स। ठीक है। ये सब सारी चीज को हम लोग करते थे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। इम्पोर्ट इंक्लूड हॉर्स, एनिमल्स, प्रोड्यूस चाइनीज सिल्क, फ्लैम्स एंड लिन्स, विंस, गोल्ड, सिल्वर्स, टिन्स, कॉपर्स, लीड्स, रबर्स, कोरल्स, ग्लास एंड एम्बर्स, etc। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग किन किन सामानों को मंगाते थे और कौन कौन सामान को हम लोग भेजते थे, आयात और निर्यात। जैसे हम लोग मसाले को हम लोग क्या करते हैं, भारत से विदेश में, भारत से जो हम लोग कौन कौन सा चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मतलब इंडिया से हम लोग बाहर भेजते थे, जिसको कि हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इम्पोर्ट का मतलब होता है जो कि हम लोग बाहर देश से इंडिया में मंगाते हैं। हम लोग कौन कौन सा चीज को कौन कौन सा चीज को मंगाते थे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो इंडिया से बाहर भेजते थे उसमें मसाला था, गेहूं था, चीनी था, नील था, कपास था, तेल का तिल था, मोती था, बहुमूल्य पत्थर थे। ये सब चीज हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं, विशेष प्रकार के रत्न और धातुओं को मंगाते थे। मतलब हम लोग समझते हैं कि प्राचीन भारत के जो व्यापारिक केंद्र देश और विदेश के व्यापार के प्रमुख आधार था। ठीक है। इन केंद्रों से वस्त्र, मसाले, मोती, बहुमूल्य पत्थर का व्यापार होता था, जिससे भारत विश्व का सबसे समृद्ध व्यापारिक देश में गिना जाता था। हम लोग कंक्लूजन में समझना चाहते हैं तो प्राचीन भारत के व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह ने भारत के विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया था। हम लोग उस टाइम क्या थे, विश्व मतलब टॉप में माना जाते थे हम लोग, कि हम लोग ये करते थे, बिजनेस में थे, टॉप बिजनेस में थे। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है। मतलब जब हम लोग बोलते थे कि हम लोग पास इतना कुछ था, व्यापार हम लोग शुरू से करते आ रहे थे, हम लोग पास बंदरगाह था, रोड ट्रांसपोर्टेशन था, अपना मर्चेंडाइज सिस्टम था, अपना सिक्का था, अपना हुंडई था, ठीक है ना, अपना चिट्ठी था,
हम लोग यहाँ ये मतलब अपना हम लोग एक बिजनेस कंट्रोल करने के लिए संगठन था। तो क्या हम लोग का वर्ल्ड में उस टाइम क्या पोजीशन था, वो भी हम लोग मतलब बिजनेस का इतिहास में समझते हैं। ठीक है। बिटवीन द फर्स्ट and the 7th century EC, India is established to have the largest economics of an of the Asian and the Middle East medieval world, control about one third and one fourth of the world wealth timeline, and the country was often referred to the Swarn Bhumi and Swandeep in the returns of the many travelers, such बहुत सा ट्रेवलर आया था, उसने लिखा था such as Megasthenes, Saxons, Jugends, uh, Ilwavut, Frenchmen, Phocians, and the others. Respect uh, they respectively refer to the prosperity of the country. The pre-colonial periods in India history was an age of prosperity for Indian economics and made for the European embark great works of discovering. Initially, they came to the plunder, but soon realized the reward of the trade and exchange of the gold and the silver. Despite of the grooming commercial sectors, it evidenced the 18th century was for the behind and the Eastern European in in technology involved. The idea with the incredible control East India Company causes the lack of the freedom and no occurrence of the agriculturist and scientific revolutions, limited research of the educations to mass pollution, the growth and preference to the machines over manual skills made India a century which was which was proposed but with the people who were poor. The British Empire began to take roots in India in mid 18th century. The East India Company used revenue generations by the providing under its rules for punching Indian raw materials, spice, goods, here the continuous फ्लो। मतलब ये एक चार्ट दिखाया गया था कि उस टाइम हम लोग का इंडिया का क्या कंडीशन था। ठीक है ना। The bullion was used to come according to the foreign trade stop, and this changes continue conditionals of the Indian economy for began the export of processing goods and to the export of the raw materials, buying the manufacturing goods। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत का जो था पोजीशंस ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फर्स्ट एडी टू 1991 तक। भारतीय उपमहाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति। ठीक है। स्वर्ण भूमि हम लोग जो इंडिया को बुलाया था उस टाइम स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप। ठीक है। प्राचीन काल में भारत स्वर्ण भूमि सोने की भूमि कहा जाता था क्योंकि भारत व्यापार धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। भारत की समृद्धि का वर्णन कई विदेशी यात्री ने की थी, जैसे फाहान, जुआन, अली बिरानी, अल भट बटूल। ठीक है। इन यात्रियों ने भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, व्यापार और संस्कृति की प्रशंसा की थी। ठीक है। प्राचीन भारत की जो समृद्धि था वो 1वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक भारत विश्व का में से एक था। विश्व का एक तिहाई संपत्ति भारत के पास था। भारत कृषि उद्योग और व्यापार में बहुत उन्नत था।
भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ब्रिटिश शासन जब हुआ था उसका जो प्रभाव पड़ा था, 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन का शुरुआत हुआ था। ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय उद्योग का पतन हुआ था। भारत से कच्चा माल विदेश भेजे जाने लगा था। भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग कमजोर होने लगा था और भारत के जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लगा। कब हुआ था? जब विदेशी शासक का प्रभाव आया था। ठीक है, तो विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का जो हिस्सा था वो क्या था? फर्स्ट एडी में विश्व विश्व आय से भारत का योगदान 33% था। विश्व भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल था। जितना पूरा वर्ल्ड का मतलब इनकम था उसमें 33% योगदान इंडिया से था। ठीक है, वर्ल्ड का इनकम। 17वीं एडी में भारत का योगदान घट के क्या हो गया? 24.4% हो गया था और भारत अभी भी विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 1800 एडी में योगदान घटकर 16% रह गया। 1913 एडी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का योगदान घट के 5.4% रह गया और 1952 एडी में विश्व आय में इसका भारत का हिस्सा घट के लगभग 3.8% रह गया। तो इसका जो हम लोग समझते हैं कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में से एक था। जैसे व्यापार, उद्योग और कृषि के कारण भारत को स्वर्ण भूमि और सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सेदारी घटने लगी। ठीक है, प्राचीन भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में से एक था, लेकिन ब्रिटिश शासन के कारण इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तो इस चैप्टर में हम लोग आज जो देखे उसमें कंप्लीट हम लोग देखे, क्या क्या देखे हम लोग बताइए, आप लोग रिकॉल कीजिए एक बार। ठीक है, सबसे पहले आप लोग रिकॉल कीजिए कि हम लोग सबसे पहले देखे मध्यस्थ। मध्यस्थ ने व्यापार के लिए क्या क्या किया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखें मध्यस्थ के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग ये इसमें ये देखे कि हम लोग कि जो था प्राचीन भारत में जो मध्यस्थ था वो लोग क्या करते थे, प्राचीन भारत में व्यापार के विकास में मध्यस्थों का महत्वपूर्ण भूमिका था। व्यापारी और उत्पादक आर्थिक सहायता प्रदान करते थे और वो क्या करते थे, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करते थे। व्यापार का विस्तार के साथ भारत का भारत के पास जब व्यापार जब बढ़ा था तो सोना और चांदी आने लगी थी। इससे हम लोग का व्यापार और ज्यादा समृद्ध होने लगा था। ठीक है, मुगल काल में जगत सेठ नामक बैंकर्स और साहूकार बहुत प्रभावशाली थे। वो व्यवसाय और ऋण प्रदान करते थे और बड़े व्यापारियों को लोन भी देते थे और विदेशी व्यापार में जो जोखिम अधिक होता था उसके कारण व्यापारियों को अक्सर ऋण लेना पड़ता था और ऋण और एडवांसेस दोनों हम लोग उपलब्ध कराते थे उस टाइम भी। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के कारण निर्माण और किसानों का भी पूंजी उपलब्ध कराया जाता था। ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा था उस टाइम। समुद्री मार्ग था, लैंड रूट था, जिसे सिल्क रूट था, जिसके कारण हम लोग कई देशों से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखे क्या देखे थे कि हम लोग का अपना क्या था, व्यापारिक समुदाय का सशक्त था। पंजाबी और मुगली व्यापार करते थे। कहाँ पे करते थे? उत्तर भारत में भट्ट करते थे, गुजरात राजस्थान में, और चेटियार करता था दक्षिण भारत में। अहमदाबाद में महाजन करता था। महाजन का जो जो प्रमुख था उसको क्या बोलते थे? नगर सेठ बोलते थे। ठीक है, और अपना नगर व्यापारिक नियम था, मतलब निगम था। ठीक है, इसमें था क्या था, व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक गिल्ड बनाया था और वो गिल्ड क्या करते थे, अपने नियम को स्वयं बनाते थे, सदस्यों का आचरण व्यवहार का निर्धारण करते थे, व्यापारियों के हितों की रक्षा करते थे। ठीक है, और संगठन संगठन कई प्रकार के टैक्स भी देता था और उसका जो प्रमुख था वो क्या करता था, राजा से सेटलमेंट करवाता था। वो सेटलमेंट करने के बाद क्या करता था वो, मतलब अगर मंदिर उंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पे भी वो लोग क्या करता था,
डोनेशन देता था, ठीक है। और हम लोग का बहुत सारा प्रमुख प्रमुख व्यापार केंद्र था। प्रमुख व्यापार केंद्र में पटना था, पेशावर था, तक्षशिला था, ठीक है ना। तक्षशिला के बाद हम लोग फिर देखे थे इंद्र इस्पात देखे थे, मथुरा देखे थे, वाराणसी देखे थे, मिथिला देखे, उज्जैन देखे, सूरत देखे, कांची देखे, मदुरई देखे, ठीक है ना। ये सब सारा चीज हम लोग इसमें कवर किए थे। और साथ में फिर हम लोग क्या देखे कि हम लोग का जो रैंकिंग था वो रैंकिंग कैसा था। और ये केवल हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि विदेश से आए हुए कई विदेशी यात्री भी इसमें इसमें जो प्रमाण है, इसमें जो उन लोग ने भी बताया था कि उस टाइम भारत का जो पोजीशन था वर्ल्ड डोमिनेंट पोजीशन था, ठीक है ना। और जैसे जैसे ब्रिटिश हमला हुआ तो हम लोग का पोजीशन घटने लगा। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आज के लिए कंक्लूड करते थे, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग जो कवर करेंगे वो देखेंगे इंडियन बिगेन्स एंड बिगेन्स टू द री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे इंडिया मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आप पहले दोनों चैप्टर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट क्लास में तो हम लोग एशियंट ही देखें, सेकेंड क्लास में एशियंट मतलब जो बिजनेस था उसको कैसे मदद किया जाता, किनके द्वारा मदद किया जाता था, ये सब चीज़ को हम लोग देखें। तो आज के लिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हम लोग कैसे स्टार्ट हुए, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब हम लोग का मुगल जब आया था, फिर शासन हम लोग करके जो एक नंबर का पोजीशन से हम लोग को डाउन कर दिया गया, फिर हम लोग कैसे सर्वाइव किए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डे टू डे का ऑपरेशन, जो कि आपको अब यहाँ से पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्लास करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अब आप जो देखेंगे वो इतिहास से हटके करंट में देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।